नमस्कार। मैं कुमार विशाल, असिस्टेंट प्रोफेसर एसएस मेमोरियल कॉलेज रांची। आज मैं आपके समक्ष रॉलेट सत्याग्रह के विषय में चर्चा करूंगा। भारतीय इतिहास में रॉलेट सत्याग्रह का विशेष स्थान है। 1919 में होने वाले रॉलेट सत्याग्रह ने भारतीय राष्ट्रवाद के इतिहास में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया। प्रथम विश्व युद्ध के बाद महात्मा गांधी के नेतृत्व में अंग्रेजों के विरुद्ध वर्षों से जमा हो रहा जन असंतोष एक भीषण ज्वालामुखी के रूप में फूट पड़ा। यह असंतोष रॉलेट कानूनों के विरुद्ध सामने आया। इसने भारतीय राष्ट्रवाद को मध्यवर्गीय दायरे से निकालकर जन राष्ट्रवाद के रूप में बदल दिया। राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी के एक छत्र नेतृत्व को स्थापित करने के साथ ही इसने विदेशी शासकों को बाध्य किया कि वे भारतीय राष्ट्रवाद के प्रति अपनी नीति पर पुनर्विचार करें। रॉलेट सत्याग्रह न केवल भारतीय राष्ट्रवाद के लिए अपितु शासकों के लिए भी एक महत्वपूर्ण परिवर्तन बिंदु सिद्ध हुआ। रॉलेट सत्याग्रह की पृष्ठभूमि प्रथम विश्व युद्ध में देखी जा सकती है। भारतीय लोगों ने युद्ध के पश्चात स्वशासन की उम्मीद में ब्रिटिश सरकार को बिना शर्त मदद की थी, परंतु युद्ध के उपरांत उन्हें स्वशासन के बजाय दमनकारी कानूनों का तोहफा दिया गया। अतः महात्मा गांधी के नेतृत्व में लोग इसके विरुद्ध उठ खड़े हुए। इसके विपरीत साम्राज्यवादी इतिहासकारों के अनुसार पाश्चात्य शिक्षा से लैस पेशेवर लोगों के एक विशिष्ट समुदाय ने सत्ता संबंधी अपने स्वार्थ के कारण एक निहायत ही जरूरी कानून के विरुद्ध जन संघर्ष को आयोजित किया, जो रॉलेट सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। युद्ध के पश्चात व्याप्त सामाजिक असंतोष एवं राजनीतिक माहौल में रॉलेट सत्याग्रह की भीषणता के बीच छिपे थे। युद्ध जनित सामाजिक आर्थिक दुष्प्रभावों ने भारतीय जनमानस में अंग्रेजों के विरुद्ध व्यापक असंतोष को जन्म दिया था। वस्तुतः युद्ध काल में भारी संख्या में सैनिकों की भर्ती, करों एवं युद्ध ऋणों का भारी बोझ, मुद्रास्फीति, बेरोजगारी, आवश्यक वस्तुओं के अभाव, आर्थिक मंदी आदि ने भारतीयों के असंतोष में बहुत वृद्धि की थी। आर्थिक स्थिति के साथ साथ देश का राजनीतिक वातावरण भी युद्ध के पश्चात तेजी से बदल रहा था। देश की युवा पीढ़ी अधिकाधिक उग्र और ब्रिटिश विरोधी बनती जा रही थी। होम रूल आंदोलन ने इस प्रक्रिया को अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचा दिया था, परंतु होम रूल आंदोलन की असफलता के पश्चात युवा वर्ग असंतुष्ट हो गया था। यही असंतुष्ट युवा वर्ग रॉलेट सत्याग्रह में सामने आया, जिसने रॉलेट सत्याग्रह को भीषण रूप प्रदान करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात तुर्की के खलीफा को, जो मुस्लिमों का धर्मगुरु समझा जाता था, को ब्रिटिश सरकार ने अपदस्थ कर दिया था। इस प्रकार तुर्की विरोधी ब्रिटिश नीति के कारण भारतीय मुसलमानों के बीच व्यापक असंतोष घर करता जा रहा था। विश्व युद्ध की समाप्ति के पश्चात ब्रिटेन ने तुर्की साम्राज्य को विघटित कर यरूशलेम जैसे पवित्र धर्मस्थल को अपने अधिकार में ले लिया था। तुर्की एवं खलीफा के भविष्य को लेकर अनेक तरह की अफवाहें भी फैल रही थी, जिसके कारण भारतीय मुस्लिम वर्ग ब्रिटिश शासन से असंतुष्ट था। इस असंतुष्ट वर्ग ने रॉलेट सत्याग्रह में आग में घी का काम किया। रॉलेट सत्याग्रह पर रूस की बोल्शेविक क्रांति का भी प्रभाव पड़ा था। रूसी क्रांति ने दुनिया के शोषित पीड़ित लोगों में एक नया उत्साह पैदा कर दिया। भारत भी उससे अछूता नहीं रहा। क्रांतिकारी सरकार ने सारी गुप्त संधियों का प्रकाशन कर दिया था। सोवियत रूस ने साम्राज्यवादी अधिकारों को त्याग कर एवं विभिन्न राष्ट्रीय समूहों को समान दर्जा प्रदान कर औपनिवेशिक मुक्ति संघर्ष को प्रेरित किया। उसने मुक्ति संघर्षों का स्वागत करते हुए सहयोग एवं समर्थन देने का आश्वासन दिया। इन बातों से भारत का युवा पीढ़ी बहुत अधिक प्रभावित था। प्रथम विश्व युद्ध में पश्चिमी अजेयता एवं नैतिक श्रेष्ठता का मिथक भी समाप्त हो गया था। युद्ध काल में दोनों पक्षों ने एक दूसरे की क्रूरता का भंडा फोड़कर उनके विरुद्ध आक्रोश पैदा करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अर्ध औपनिवेशिक देशों जैसे मिस्र, तुर्की, चीन, कोरिया, हिंद, चीन आदि में राष्ट्रीय आंदोलन की गति काफ़ी तेज हो गई।
चूंकि भारत भी उसी विश्वव्यापी उपनिवेशवाद की अभिन्न कड़ी था, अतः उस विश्वव्यापी राष्ट्रीय संघर्ष से भारतीय संघर्ष को अलग रखकर नहीं देखा जा सकता है। इस विश्वव्यापी क्रांतिकारी ज्वार का संदेश भारत के विभिन्न ग्रामीण इलाकों में विजेता बनकर लौटने वाले भारतीय सैनिकों के माध्यम से भी फैलने लगा था। इस प्रकार 1919 के प्रारंभ में देश में क्रांतिकारी उथल-पुथल के लिए आवश्यक पृष्ठभूमि तैयार हो गई थी। इस अनुकूल पृष्ठभूमि में चिंगारी लगाने का काम रॉलेट कानूनों ने किया। युद्ध काल में युद्ध को वरदान मानकर भारत में क्रांतिकारी सक्रिय हो गए थे। वे दमनकारी भारतीय रक्षा कानून के जरिए दमनकारी भारत रक्षा कानून के माध्यम से क्रांतिकारी गतिविधियों को सख्ती से दबा दिया जा रहा था। परंतु सरकार इस बात से चिंतित थी कि युद्ध की समाप्ति के बाद जब कानूनी हथियार छिन जाएगा तब वह क्या करेगी। अतः उन्होंने यह ध्यान दिया कि युद्ध के पश्चात ऐसे कानूनी की व्यवस्था की जाए जिससे कि भारत में क्रांतिकारी आंदोलन को दबाया जा सके। इसी पृष्ठभूमि में 10 सितंबर 1917 को ब्रिटिश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में भविष्य में आतंकवादी गतिविधियों को रोकने एवं कानूनी सुधारों की रूपरेखा प्रस्तुत करने के लिए एक सेडिशन समिति गठित की गई, जिसमें 2 सदस्य भारतीय उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश थे, एक अंग्रेज एवं एक भारतीय, तथा 2 सरकारी सदस्य भी थे, एक अंग्रेज और एक भारतीय। समिति ने क्रांतिकारी घटनाओं को रोकने के लिए 2 प्रकार के उपाय सुझाए, एक दंडात्मक और एक निरोधात्मक। जुलाई 1918 में समिति की रिपोर्ट प्रकाशित होने के पश्चात भारत में इसके विरोध सभाएं आयोजित की गईं और इसकी आलोचना की गई, परंतु सरकार ने इन्हें ध्यान नहीं दिया और इन सिफारिशों के आधार पर 1919 में 2 बिल केंद्रीय विधानसभा में प्रस्तुत किए। उनके द्वारा नागरिक अधिकारों पर लगे युद्धकालीन प्रतिबंधों को स्थायी रूप दिया जाना था। राजद्रोहात्मक कार्यों के संदेह मात्र पर ही किसी व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए 2 वर्षों के लिए कैद किया जा सकता था या किसी भी स्थान पर नज़रबंद किया जा सकता था। प्रतिबंधित पुस्तकों या दस्तावेजों के रखने के मात्र पर ही गिरफ्तारियां की जा सकती थी और मुकदमे चलाए जा सकते थे। मुकदमे की सुनवाई भी विशेष अदालतों में गुप्त रूप से करने की व्यवस्था की गई और अपील का अधिकार समाप्त कर दिया गया। पुलिस को तलाशी, गिरफ्तारी एवं जमानत मांगने के असीमित अधिकार दिए गए थे और अवैध साक्ष्यों को भी मान्यता प्रदान की गई थी। केंद्रीय विधानसभा के सभी भारतीय सदस्यों ने इसका व्यापक विरोध किया। विरोध के बावजूद इन कानूनों को भारतीयों द्वारा इसका व्यापक विरोध किया गया। 24 फरवरी को गांधी जी ने भी वायसराय को पत्र द्वारा सूचित किया कि यदि सरकार प्रस्तावित कानूनों पर पुनर्विचार नहीं करेगी तो वे प्रतिज्ञा पत्र को प्रसारित कर हस्ताक्षर अभियान शुरू कर देंगे। परंतु सारे विरोधों के बावजूद सरकार ने 21 मार्च को प्रथम विधेयक को कानूनी रूप प्रदान कर दिया। विरोधों को देखते हुए दूसरे विधेयक अर्थात भारतीय दंड संहिता संशोधन विधेयक को स्थगित कर दिया गया। इसी पृष्ठभूमि में गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रस्ताव रखा। प्रारंभ में प्रतिबंधित पुस्तकों आदि के प्रकाशन एवं सार्वजनिक बिक्री द्वारा कानून भंग कर जेल जाने का ही कार्यक्रम तय किया गया, परंतु 23 मार्च को गांधी जी ने एक नया और उम्दा हथियार राष्ट्रव्यापी हड़ताल राष्ट्र के सम्मुख रखा। हड़ताल का अर्थ छुट्टी मनाना नहीं था, वरन सरकार को यह जताना था कि अब हिंदुस्तान की जनता उससे संघर्ष के लिए सड़कों पर उतर आई है। अतः लोगों से कहा गया कि रॉलेट कानूनों के विरोध में वे 30 मार्च को 24 घंटे का उपवास रखें एवं प्रार्थना कर अपने हृदय को शुद्ध करें तथा शांतिपूर्ण सभाओं एवं प्रदर्शनों के द्वारा कानूनों का विरोध करें। बाद में यह तिथि बदलकर 6 अप्रैल कर दी गई। हड़ताल के लिए रविवार का दिन यानी सार्वजनिक छुट्टी का दिन तय किया गया ताकि सरकार से सीधे संघर्ष की नौबत न आए और व्यापक जन समर्थन मिल सके। आवश्यक सेवाओं के कर्मचारियों को हड़ताल पर जाने की सलाह नहीं दी गई तथा रविवार को भी ड्यूटी करने वालों को पहले ही उस दिन का अवकाश ले लेने की सलाह दी गई। गांधी जी ने रॉलेट सत्याग्रह के लिए एक नई संगठन सभा की स्थापना की। स्वयं गांधी जी सभा के अध्यक्ष थे। बीजी हॉर्नीमैन इसके उपाध्यक्ष, शंकरलाल बैंकर, उमर शोभानी, डी सात्य इसके सचिव थे। दिल्ली, इलाहाबाद, अहमदाबाद, कराची, मद्रास, पटना, गुजरात एवं सिंध के कुछ अन्य भागों में सत्याग्रह सभा स्थापित की गई। सत्याग्रह सभा का मुख्य कार्य था प्रचार साहित्य का प्रकाशन एवं वितरण, सत्याग्रहियों के हस्ताक्षर जुटाना एवं उन्हें अहिंसक संघर्ष का प्रशिक्षण देना। सभा का खर्च
स्वैच्छिक दान से चलता था और किसी प्रकार के अनिवार्य शुल्क की व्यवस्था नहीं थी। मार्च और अप्रैल के शुरू में गांधी जी देशव्यापी दौरे पर निकल गए। उन्होंने देश के विभिन्न शहरों का दौरा किया और उन्होंने न केवल अपने विचारों का ही प्रचार किया वरन अपने के विश्वस्त योग्य अनुयायी भी ढूंढे जो भविष्य में उनके लिए काफ़ी लाभदायक सिद्ध हुए। भौगोलिक दृष्टिकोण से रॉलेट सत्याग्रह का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र पंजाब, दिल्ली, गुजरात, बम्बई एवं सिंध के प्रमुख शहरों में रहा। संयुक्त प्रांत, बिहार, मध्य प्रांत, बंगाल, बरार एवं मद्रास के प्रमुख शहरों में आंदोलन का जोर रहा, लेकिन कलकत्ता को छोड़कर शेष जगहों पर आंदोलन शांतिपूर्ण हुई रहा। क्योंकि रॉलेट सत्याग्रह का स्वरूप मुख्यतः शहरी था, अतः इसमें मुख्य रूप से शहरी मध्यवर्गीय, पेशेवर, बुद्धिजीवी, व्यापारी एवं छात्र तथा निम्न मध्यवर्गीय, दस्तकार आदि वर्गों ने ही भाग लिया। सामुदायिक दृष्टि से हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी आदि सभी समुदायों ने आंदोलन में भाग लिया। प्रारंभ में रॉलेट सत्याग्रह की तिथि 30 मार्च निर्धारित की गई थी और बाद में उसे 6 अप्रैल कर दिया गया था, परंतु तिथि बदलने की सूचना सभी जगह सर्वत्र उपलब्ध नहीं हो सकी, इसलिए कुछ जगहों पर जैसे दिल्ली में 30 मार्च को ही हड़ताल हो गई। पुनः 6 अप्रैल को पूरे देश में हड़ताल रही। लोगों ने समुद्र एवं नदियों में स्नान कर प्रार्थना की। 24 घंटे का उपवास रखते हुए सभा एवं जुलूसों के द्वारा काले कानूनों का शांतिपूर्ण विरोध किया। रॉलेट सत्याग्रह का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र पंजाब के 5 जिलों लाहौर, अमृतसर, गुजरांवाला, गुजरात एवं लालपुर में आया, क्योंकि युद्ध काल में जबरन सैनिक भर्ती, युद्ध ऋण की उगाही, गदर आंदोलन का क्रूर दमन आदि बढ़ती महंगाई के कारण माइकल ओडायर का प्रशासन काफ़ी अलोकप्रिय हो चुका। अमृतसर में 30 मार्च और 6 अप्रैल को की हड़ताल शांतिपूर्ण रही। पंजाब के आंदोलन की महत्वपूर्ण विशेषता थी हिंदू मुस्लिम एकता, जिससे भयभीत होकर जनरल डायर के अधीन शहर को फौज के अधीन कर दिया गया। 11 अप्रैल को वहाँ अमृतसर में सैनिक शासन लागू कर दिया गया। 13 अप्रैल को जालियांवाला बाग में डॉक्टर सत्यपाल एवं डॉक्टर किचलू के निर्वासन के विरोध में एक आम सभा होने वाली थी, जिसमें हजारों लोग जमा हुए थे। जनरल डायर ने वहाँ गोली चलाकर हजारों लोगों की हत्या कर दी। यद्यपि सरकारी स्रोतों के अनुसार 379 लोग मारे गए और 1200 लोग घायल हुए, परंतु गैर सरकारी सूत्रों के अनुसार 1000 लोग मारे गए और करीब 2000 लोग घायल हुए थे। जालियांवाला बाग के इस हत्याकांड ने पूरे देश को स्तब्ध कर दिया। वस्तुतः जालियांवाला बाग कांड ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में एक और कील था, इसलिए रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी जालियांवाला बाग के हत्याकांड के विरुद्ध में ब्रिटिश सरकार द्वारा प्राप्त नाइटहुड की उपाधि का परित्याग कर दिया। अमृतसर के समान लाहौर में भी 6 और 9 अप्रैल को शांतिपूर्ण हड़ताल एवं प्रदर्शन के जरिए कानूनों का विरोध किया गया, परंतु जब 10 अप्रैल को गांधी जी की गिरफ्तारी एवं दिल्ली में अमृतसर में गोली चलने की सूचना वहां पहुंची तो लोग उत्तेजित हो गए और पुलिस के साथ हिंसक झड़प भी हुई। इसी प्रकार पंजाब के 3 अन्य जिले गुजरांवाला, गुजरात एवं लालपुर में भी रॉलेट तूफान से गंभीर रूप से प्रभावित हुए। 1912 में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली आ गई थी, फलतः यहाँ की राजनीतिक सरगर्मी में भी कुछ तेजी आने लगी थी। दिल्ली में 30 मार्च को ही हड़ताल हो गई थी। रेलवे स्टेशन के निकट एवं चांदनी चौक में पुलिस फायरिंग के कारण हिंसा भड़क उठी। यहाँ भी हिंदू मुस्लिम एकता का अभूतपूर्व प्रदर्शन हुआ। बम्बई, गुजरात एवं सिंध में 6 अप्रैल को की हड़ताल एवं शांतिपूर्ण प्रदर्शन रहे। 7 अप्रैल को गांधी जी के संपादकत्व में बम्बई से सत्याग्रही नामक एक साप्ताहिक पत्र के प्रकाशन एवं वितरण के साथ सविनय अभ्यास शुरू हुई। 9 अप्रैल को गांधी जी पंजाब के लिए रवाना हुए, परंतु दिल्ली के निकट ही उन्हें रोक लिया गया और वापस बम्बई भेज दिया गया। गांधी जी की गिरफ्तारी की खबर से पूरे देश में असंतोष फैल गया और कई जगह पुनः हिंसा भड़क उठी। 11 अप्रैल को अहमदाबाद में इस खबर के पहुंचने के बाद ऐसा ही हुआ, जहां अनेक सरकारी भवनों को आग के हवाले कर दिया गया। बंगाल में कुछ हद तक कलकत्ता में रॉलेट सत्याग्रह की सरगर्मी रही। 6 अप्रैल और 11 अप्रैल को हड़ताल रही। मद्रास में आंदोलन पूर्णतः शांत बना रहा, वहाँ भी 6 अप्रैल को हड़ताल रही, सभा हुई और प्रदर्शन किए गए। देश के अन्य भागों में रॉलेट सत्याग्रह के प्रति अभिव्यक्त जन समर्थन कोई खास महत्वपूर्ण रहता। बिहार के प्रमुख शहरों पटना, गया, छपरा, मुजफ्फरपुर, चंपारण, मुंगेर, झरिया, कतरास आदि में भी हड़ताल एवं प्रदर्शनों के द्वारा शांतिपूर्ण प्रतिरोध किया गया। मध्य प्रांत एवं बरार में खापड़े एवं मुंजे के विरोध के बावजूद अकोला, अमरावती, छिंदवाड़ा, नागपुर एवं चांदा में कहीं अधिक और कहीं पूर्ण हड़ताल हुई। विरोध सभाओं एवं प्रदर्शनों का आयोजन हुआ। आंदोलन
कि हिंसकता एवं पुलिस दमन के कारण 18 अप्रैल को गांधी जी ने सत्याग्रह को कुछ दिनों के लिए स्थगित कर दिया, परंतु यह कभी पुनर्जीवित नहीं किया जा सका। सरकार के क्रूरतम दमन चक्र ने भारतीय नेताओं को कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया। वे खामोश हो गए। दिल्ली में जब 17 अप्रैल को पुनः गोली चली तो प्रतिरोध की लहर भी पुनः नहीं उठी, जैसा कि 30 मार्च की फायरिंग के बाद हुआ था। गांधी जी की रणनीति में हिंसा के लिए कोई जगह नहीं थी, क्योंकि हिंसक संघर्ष को क्रूरतम दमन का भी सामना करना पड़ता है और वैसे माहौल में लंबे समय तक अहिंसक जनसंघर्ष चलाना संभव नहीं होता। अतः 18 अप्रैल को उन्होंने कहा कि मुझसे हिमालय जैसी भूल हो गई और उन्होंने सत्याग्रह को स्थगित कर दिया। हालांकि बंबई और गुजरात के उनके उग्रवादी कार्यकर्ता इससे नाराज भी हुए, परंतु सत्याग्रह परिस्थितिवश पुनर्जीवित नहीं किया जा सका। रॉलेट सत्याग्रह अपने मूल लक्ष्य रॉलेट कानूनों की वापसी को प्राप्त करने में विफल रहा, परंतु इस जन विरोध का प्रभाव ही था कि रॉलेट कानून अपने 3 वर्ष की जिंदगी में कभी भी क्रियान्वित नहीं किया गया। साथ ही रॉलेट सत्याग्रह ने शासकों को राष्ट्रीय आंदोलन के प्रति अपनाई जाने वाली नीति पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर किया। रॉलेट सत्याग्रह ने अनुनय विनय निवेदन की नरमपंथी रणनीति को खारिज कर सीधे जनसंघर्ष की रणनीति को स्थापित किया। राष्ट्रीय संघर्ष को बंद कमरों एवं पंडालों से निकालकर खुली सड़कों पर ले आया। फलतः लोगों के दिलो दिमाग पर सत्ता का छाया हुआ भय मिटने लगा, जिससे जनसंघर्ष को तेज करने में काफ़ी मदद मिली। रॉलेट सत्याग्रह का वास्तविक महत्व राष्ट्रीय आंदोलन पर पड़ने वाले दूरगामी प्रभावों में निहित है। इसने मध्यवर्गीय बुद्धिजीवियों के राष्ट्रवाद को जन राष्ट्रवाद में के रूप में बदल डाला, जिसमें किसान, मजदूर, छात्र, दस्तकार, कारीगर आदि सभी शामिल हुए। फलतः राष्ट्रीय आंदोलन पूर्व की तुलना में काफ़ी मजबूत बन गया। इसमें हिंदू मुस्लिम एकता का भी अभूतपूर्व प्रदर्शन हुआ, जिससे भारतीय राष्ट्रवाद को काफ़ी बल मिला।